जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल मेथड चैप्टर का या स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर में से एक पार्ट है दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका कार्टेशियन फॉर्म पढ़ेंगे और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं और वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब टू फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। अब फिर से एक वर्ड आया, कंपोनेंट क्या होता है? लाइक कोई वॉच है या कोई मोबाइल है, वो अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, तो उसके जो पार्ट्स हैं ना, दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, दैट इज द रिजॉल्विंग ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम लोग एज अ डेफिनेशन लिख सकते हैं व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। व्हाट वी कैन राइट? इट इज द प्रोसेस of finding the components of a given vector। अगर हमें कोई वेक्टर दिया है और हम उसके कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजॉल्व करना। तो मान लेते हैं कोई वेक्टर आर हमें दिया है, ये वेक्टर आर है, दिस इज आर वेक्टर आर, एंड ये x कंपोनेंट है एंड ये y कंपोनेंट है, एंड वी आर अज्यूमिंग कि जो वेक्टर आर है वो x एक्सिस के साथ में एक सर्टेन एंगल बनाया, दैट एंगल इज थीटा। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट I बी द यूनिट वेक्टर अलोंग x एंड y x एक्सिस एंड j बी द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ये दोनों एडिशनल टर्म्स हमें पता होना चाहिए। तो हमें यहां पे ये वेक्टर आर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करना है और हमें x को रिजॉल्व, r को रिजॉल्व भी करना है। तो अगर हम लोग ये ट्रायंगल को देखें तो एक वेक्टर तो हमारा OA है विच इज Rx, एक वेक्टर हमारा AC है, फाइन, राइट। तो ये जो पार्ट हुआ ये हमारा Rx है, दिस इज Rx, और ये पार्ट हमारा Ry है, फाइन। ये पार्ट क्या है? Ry, राइट। तो यहां पे मैं टर्म्स लिख दूं कि व्हाट इज OA? OA इज Rx। OA क्या है? Rx है। तो वेक्टर OA क्या होगा? वेक्टर OA विल बी I इंटू Rx। अब इसकी बात करूं, AB सॉरी AC, AC इज Ry, एंड वेक्टर AC अगर मैं लिखूंगा तो वेक्टर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो इसका Ry है, बट डायरेक्शन क्या है? J कैप। यूनिट वेक्टर टेल्स अस डायरेक्शन दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। तो ये J इंटू Ry या Ry इंटू J, इट इज द सेम टर्म, वो हमें ध्यान में रखना है। अब आगे मैं बात करूं अगर इस ट्रायंगल की, तो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OAC, OAC ऑलरेडी मैं लिख देता हूं, OAC में मैं साइन थीटा अप्लाई करूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा हमारा? साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट है हमारा AC अपॉन हाइपोटेनस इज OC। AC is Ry and OC is R, OC R है। तो Ry हमें क्या मिला? Ry हमें मिला R sin थीटा, R sin थीटा, ये Ry मिल गया।
अभी इसी ट्रायंगल में मैं दूसरा ले लेता हूं cos थीटा। तो cos थीटा लेंगे तो cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट हमारा OA है, cos थीटा विल बी OA बाई OC, OA बाई OC। बट OA क्या है हमारा, RX है, तो RX बाई R। अभी RX चाहिए, तो RX हमें क्या मिलेगा, RX विल बी R cos थीटा। RX क्या मिला, R cos थीटा। नाउ कीप दैट इन माइंड। हमने निकाला क्या, RX X वाला कंपोनेंट है, RX क्या है, X वाला कंपोनेंट, तो X हमें मिल गया R cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट Y वाला कंपोनेंट क्या मिल गया, R sin थीटा। राइट, तो यही है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। किसी वेक्टर को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, उनके दो कंपोनेंट्स में along x एंड y, तो एक कंपोनेंट cos थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट sin थीटा होगा। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं कंपोनेंट्स को चेंज कर दूं तो क्या होगा, मतलब एंगल का जो पोजीशन है अगर उसको चेंज कर दूं तो क्या होगा, और कोई जनरलाइज्ड कंसेप्ट होगा क्या जो हम इसको बहुत आसानी से याद रख सकें, तो डेफिनेटली हाँ, मैं उसके ऊपर चलता हूं। तो हम यहाँ पे देखें, ये तो हमने डेफिनेशन बता दिया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के। अब मैं यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये ऑलरेडी हमने दोनों चीजें निकाली है, ठीक है। अब मैं अगर इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स की बात करूं, इसको पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट है, आई विल टेक लाइक दिस वे, आई विल चेंज इट, ये x है, ये y है, ये हमारा r है। हम रिजॉल्व किसको कर रहे हैं, r को रिजॉल्व कर रहे हैं, और ये एंगल अगर हमारा थीटा है, तो ये जो कंपोनेंट आया, रिजॉल्व किसको करना है, r को, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। इसके अलावा कौन सा साइड है जो थीटा से अटैच है, वो x है, तो जो कंपोनेंट x से अटैच है, थीटा से अटैच है, वो यहाँ पे क्या आया, cos आया, r cos थीटा, r cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर वाला जो दूसरा कंपोनेंट है, दैट इज r sin थीटा। एक चीज हो गया, हमने देखा कि जब हमने इसको रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट हमारा r cos थीटा है, दूसरा कंपोनेंट क्या आया, r sin थीटा। लेकिन कौन सा cos कौन सा sin हमेशा हम लिखेंगे, उसके पीछे लॉजिक है। अब दूसरा अगर मैं डायग्राम यहां पे ले लूं, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये ऑफ कोर्स r है, r यही पे है, सेम लिया है। बट अगर मैं थीटा का प्लेसमेंट चेंज कर दूं, अब जो पहले थीटा यहां था, अब वो थीटा यहां है, तो r तो जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरा साइड कौन सा है जो थीटा से अटैच है, वो y है। तो जो साइड थीटा से अटैच होगा, दैट ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, तो y आ जाएगा r cos थीटा, और x आ जाएगा r sin थीटा। राइट, सो दिस इज द वे हाउ टू रिजॉल्व द वेक्टर। तो मैं एक जनरलाइज्ड फार्मूला यहां लिख देता हूं, फार्मूला नहीं कंसेप्ट है, कि ड्यूरिंग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ड्यूरिंग रिजोल्यूशन of vectors, the side attached with theta always will be the component of cos theta। बस यही याद रखना है कि जो साइड थीटा से अटैच है वो कंपोनेंट ऑफ cos थीटा होगा। और फिर से बोल रहा हूं कि जिसको रिजॉल्व करना है उसकी बात नहीं करेंगे, उसके अलावा जो दूसरा साइड थीटा से अटैच है, दैट ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें याद रखना है, ठीक है। अब वापस इस डायग्राम के ऊपर आते हैं, और मैं ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसको लेता हूं, दैट आई कैन टेक
यहाँ पे वो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, एक वेक्टर हमारा ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है और तीसरा वेक्टर ऐसा है, इसके बीच का एंगल थीटा है, राइट। ये एंगल क्या है? थीटा है, जिसका नाम है ओ ए सी, ये वाला पार्ट, राइट। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है कि ये वेक्टर ओ ए एंड ए सी ये दोनों ऑर्डर में है और ओ सी जो है अपोजिट ऑर्डर वाला है। ओ सी क्या है? अपोजिट ऑर्डर वाला। तो जो अपोजिट ऑर्डर वाला होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। हालांकि इसी को हमने आर तो लिखा है ना, तो आर हमें क्या मिला? ये हो गया हमारा एक्स वाला पार्ट और ये कंपोनेंट आई है, ये कंपोनेंट जे है। आई एंड जे फिर से बोल रहा हूं, दे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं और ये डिस्टेंस हमारा एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है, राइट, तो वेक्टर ओ ए यहां लिखा है मैंने, वेक्टर ओ इज आई इंटू एक्स, आर एक्स के जगह अभी यहां एक्स ले रहा हूं, तो आई कैन से वेक्टर ओ सी अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल्स लॉ यहां मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है, ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ। तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर ओ सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए सी। अब अगर मैं वेक्टर ओ ए की बात करूं, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए को वेक्टर में लिखना है ना, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड हमारा एक्स है या आर एक्स ले लें, दैट डिपेंड ऑन अस। तो एक्स इंटू यूनिट वेक्टर क्या है? आई, प्लस ए सी मैग्नीट्यूड इज वाई, यूनिट वेक्टर इज जे और ओ सी हमारा आर है। तो वेक्टर फॉर्म में हमें क्या मिला? आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो x क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड अलोंग x एक्सिस, y क्या है? मैग्नीट्यूड अलोंग, सॉरी, x जो है वो मैग्नीट्यूड है x वाले एक्सिस का, y जो है मैग्नीट्यूड है y वाले एक्सिस का, I क्या है? डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस एंड j इज द डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस। तो एंटायर पार्ट का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन टेक। अब मैं बात करूंगा इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हम कैसे निकालेंगे? तो वी कैन राइट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड से। तो मॉड ऑफ वेक्टर आर विल बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये आया कैसे? हमने लिख तो दिया, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू, ये लिख तो दिया हमने, बट आया कैसे? अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, दो पार्ट है, एक है इक्वेशन 1, एक है इक्वेशन 2। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं यहाँ आर वाई के जगह सिर्फ y लिया है और आर एक्स के जगह x लिया है, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो यही टर्म मिलेगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैं फिर से एक टर्म ले लेता हूं यहाँ पे, इसको आर एक्स ले ही लेता हूं, ये आर एक्स है, ये आर वाई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग आर एक्स और आर वाई लिए हैं तो दैट पार्ट वी कैन टेक ओवर हियर आल्सो। ये इसको भी आर एक्स और ये आर वाई, अनदर वे आपको कंफ्यूजन होगा तो फिर वो अच्छा नहीं है, राइट। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा? आर एक्स, यहाँ हालांकि वही लिखा आर एक्स आर वाई तो लिखा है, तो यहाँ पे भी आर एक्स कर लो और इस टर्म को आर सफिक्स वाई। तो ये टर्म हो गया आर एक्स स्क्वायर और ये आर सफिक्स वाई स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, एलएचएस को दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना, आरएचएस वाले पार्ट को भी स्क्वायर करके ऐड करिए, तो आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट का पार्ट 1 हो गया तो हमें मिल गया ना आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म, तो आर विल बी रूट ऑफ दिस टर्म विच ऑलरेडी वी हैव रिटन ओवर हियर। तो ये पार्ट हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन टू डायमेंशनल फॉर्म। टू डायमेंशनल क्यों बोल रहे हैं, हमने सिर्फ दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक्स एंड वाई। अब हम 3D की बात करेंगे, थर्ड डायमेंशन की। तो थर्ड डायमेंशन में चलते हैं हम लोग। थर्ड डायमेंशन में तो एक पेज हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, थर्ड डायमेंशन। तो फॉर 3D फॉर्म या इन 3D फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, इन 3D फॉर्म, इन 3 डायमेंशनल फॉर्म, 3 डायमेंशनल फॉर्म। तो 3 डायमेंशनल फॉर्म में क्या होगा, वहां 3 एक्सिस आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने 2D में क्या लिखा था वैसे ही हम लोग 3D में लिखेंगे। तो 2D में हमने जो लिखा था वैसे ही 2D में लिखेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर आर जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स आई या आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के, क्योंकि वहां पे तीनों एक्सेस आएंगे। आई मीन टू से लाइक दैट कि वो वेक्टर कुछ ऐसा होने वाला है, ये x है, दिस इज y एंड दिस इज z एक्सिस, यहाँ पे यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j एंड दिस इज यूनिट वेक्टर k। ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों कैसे हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स वाई ऐसे, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड ऑल विल बी, एक्स एंड वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, वाई एंड जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री, जेड एंड एक्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये ऐसा है, लाइक दिस वे। अंडरस्टूड। तो यहां पे अगर हम लोग कोई वेक्टर आर ले लेते कि ये हमारा वेक्टर आर है, दिस इज वेक्टर आर। अब ये 3D में है तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आसानी से, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड। तो आर एक्स क्या, आर क्या होगा हमारा वेक्टर फॉर्म में, इट विल बी आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। ये वेक्टर हो गया, दिस इज वेक्टर आर इन 3 डायमेंशनल फॉर्म। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड ऑफ वेक्टर आर विच विल बी आर ओनली, और ये हम लोग लिख देते हैं रूट ऑफ इसका जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर सफिक्स वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर ऐसे फॉर्मेट में रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मेट में रहेगा, और यहां पे आई जे एंड के क्या आर द unit vectors, are the unit vectors along x y and z axis respectively। और अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं so therefore mod of I, that is magnitude of unit vector I, will be same as the magnitude of unit vector j, will be same as the magnitude of vector k, and it always will be 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 यूनिट हो। तो ऐसे हम लोग वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस सब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आप लोग को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ में आया फाइनली। तो आगे हम लोग, आई होप ये एंटायर पार्ट आप लोग को समझ में आया। अगर मैं एक छोटे से एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के एप्लीकेशन के बारे में बात करूं, तो मैंने अभी लिखा था थोड़ा टाइम पहले कि ऐसा कुछ लिखा था कि ये सपोज हमारा r है और वेक्टर r है, x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है और ये एंगल थीटा है।
तो हमने लिखा था कि द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। तो अगर ये r है और r को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं तो इसके अलावा दूसरा साइड कौन सा है जो थीटा से अटैच है, तो वो ये है। तो ये वाला कंपोनेंट हमेशा x विल बी r cos थीटा। क्या बताया कि द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाला हमेशा r sin थीटा होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है x प्राइम y एंड y प्राइम, तो यहां पे अगर मैं तीन फोर्सेस ले लूं, ये एक फोर्स है F1 जो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द x एक्सिस, दूसरा फोर्स है जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद y नेगेटिव y एक्सिस, ये 30 डिग्री है, ये F2 है, और तीसरा है जो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विद, और ये F3 है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो जब हम अब ऐसे कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है और ये बोला है कि द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर ये तीन फोर्सेस, मान लो कोई बॉडी है यहाँ पे रखी हुई और उसके ऊपर ये तीन फोर्स एक्ट हो रहे हैं और बॉडी कहीं नहीं मूव कर रहा है, मतलब बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम पे होगा तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी जो यहाँ पे है वो क्या होगा, दैट मस्ट बी जीरो, राइट। और हम लोग लिखते हैं इस केस में कि if body is at equilibrium, if on any body if multiple forces are acting and the body is still at equilibrium, then at equilibrium ये आगे आप पढ़ोगे, बेसिक्स है मैकेनिक्स का, तो at equilibrium दो चीजें पढ़ोगे, sum of forces along x axis must be zero and second sum of all the forces along y axis must be zero। अब मैं क्या लिखना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात हम करेंगे, यहाँ F1, F2, F3 को इस हिसाब से यहाँ रिजॉल्व करें। तो F1 हम देख रहे हैं, F1 ये है और इससे एंगल कितना है 45, कौन सा साइड है जो F1 से अटैच है, वो ये है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो गया हमारा F1 cos 45, राइट। क्यों, बिकॉज द साइड अटैच विद द थीटा विल बी कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा F1 sin 45, राइट। यस, अब हम F2 को रिजॉल्व करें, F2 को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला साइड जो है थीटा से अटैच है y डैश, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी F2 cos 30, राइट। और इसके परपेंडिकुलर ये है, ये क्या हो जाएगा F2 sin 30। अब F3 को रिजॉल्व करें, F3 के साथ कौन सा साइड है जो थीटा से अटैच है, तो x डैश है, तो x डैश क्या हो जाएगा F3 cos 60, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये आया, इसके परपेंडिकुलर वाला, तो ये आ जाएगा F3 sin 30। अब हमारे पास चार कंपोनेंट मिल गए, बाकी सब हम खत्म कर लेंगे। कौन कौन सा, ये दो फोर्सेस, ये दो फोर्सेस यहाँ पे, एक सिंगल फोर्स यहाँ पे और एक फोर्स यहाँ पे। तो हमने यहां लिखा है समेशन ऑफ f ऑफ x मस्ट बी जीरो, तो x एक्सिस पे टोटल फोर्सेस ये लग रहे हैं ना, तो इन दोनों एक डायरेक्शन में, तो इन दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। तो एट इक्विलिब्रियम, इसके लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, वी कैन राइट x एक्सिस के लॉन्ग F2 sin 30 प्लस F1 cos 45, F1 cos 45, it must be equals to this force, ये फोर्स क्या है हमारा F3 cos 60, F3 cos 60। अब ये एट इक्विलिब्रियम हमें फोर्सेस के वैल्यूज दिए रहेंगे, एक दो के वैल्यू दिए रहेंगे, तीसरा फाइंड आउट करना रहेगा। तो एक इक्वेशन हमारा ये मिल गया। अब हम लोग सेकेंडली बात करें इस फोर्स की,
इसकी, तो समेशन ऑफ एफ वाई, अब एफ वाई मतलब ये वाई एक्सिस के फोर्सेस, तो इन दोनों का सम ये बैलेंस करेगा। तो F1 साइन 45, F1 साइन 45 प्लस F3 साइन 30, F3 साइन 30, इट मस्ट बी इक्वल्स टू F2 cos 30, F2 cos 30, F2 cos 30। अब इसमें से एक दो अननोन रहेंगे, एक दो नोन रहेंगे, हम उनको सॉल्व करके जो चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे how to solve the problems based on the resolution of vectors, या कहीं वेक्टर दिया है तो हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। आई होप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट पूरी तरह आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।